नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर बड़ा फैसला दिया। अब इस फैसले को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस का इकोसिस्टम या फिर वो लोग जो इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर गए थे, वो इसे विपक्ष की जीत बता रहे हैं। दूसरी तरफ बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसको चुनाव आयोग की जीत बता रहे हैं। लोगों को अब समझ में नहीं आ रहा कि इस मामले में हर सुनवाई के बाद ऐसे दावे होते रहे हैं और सच्चाई कुछ और ही निकल कर आती है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर विपक्ष के जो दावे हैं वो पूरी तरह से खोखले साबित होते हैं, क्योंकि विपक्ष की और एडीआर जैसी संस्थाओं या प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव जैसे लोगों की मांग ये थी कि इस एसआईआर की कार्रवाई को रोक दिया जाए, इस पर स्टे लगा दिया जाए, इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए। लेकिन किसी भी कार्रवाई में ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये दायित्व है चुनाव आयोग का, यह संवैधानिक नहीं है, हम इसे नहीं रोक सकते। लेकिन एक टिप्पणी जरूर कर दी थी जस्टिस सूर्यकांत ने, जब उन्होंने ये कहा था कि अगर हमें कुछ भी गड़बड़ी नजर आई तो हम इसको कभी भी खारिज कर देंगे। ये बात बहुत चौंकाने वाली थी और इससे विपक्ष को उम्मीदें जगी थी। विपक्ष ने तमाम झूठे दावे किए, अफवाहें फैलाई और हर सुनवाई में उन अफवाहों की हवा एक एक करके निकलती चली गई। अब जो सुनवाई हुई उसमें विपक्ष की मांग ये थी कि इस पूरी प्रक्रिया को स्टे कर दिया जाए, क्योंकि इसकी वजह से 65 लाख से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं। पहले यह दावा 3.5 करोड़ का किया जा रहा था। पिछली एक सुनवाई में जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा भी था कि आप दावे कर रहे हो कि 22 लाख से ज्यादा लोगों को मृत बता दिया गया है, उनमें से आप ये कह रहे थे कि आधे से ज्यादा उनमें जिंदा है, तो आप 15 मुर्दों को ले आइए जो जिंदा हो, हम फिर इसको खारिज कर देंगे। तो ये सभी पार्टियां, इनके बड़े बड़े धुरंधर वकील और तमाम जो लोग थे जिन्होंने याचिकाएं लगाई थी, वो 15 मुर्दों को जिंदा नहीं कर सके। हालांकि सलीम योजा और योगेंद्र यादव ने 2 लोगों को लाने की कोशिश की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में ईसी के जो वकील हैं राकेश द्विवेदी, उन्होंने साफ कह दिया था कि ये नौटंकीबाजी मत करो, ये सुप्रीम कोर्ट है, ये नौटंकी का क्षेत्र नहीं है। अगर इन लोगों के नाम कटे भी हैं तो फॉर्म भरवाकर इनके नाम जुड़वाने में मदद करो, इनकी भी और चुनाव आयोग की भी। आज अभी जो सुनवाई हुई उसमें स्पष्ट तौर पर ईसी के वकील ने कहा कि जो पार्टियां हैं बिहार में, उनमें से किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं दिए हैं। केवल 2 ऑब्जेक्शन अभी तक आए हैं जो बीएलओ के पास आए हैं, जबकि ये लोग हो हल्ला बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इनके पास इतने बीएलए हैं, अगर ये चाहते तो 8 से 10 दिन में ये सारे लोग जिनके नाम अगर ये कह रहे हैं, जैसा दावा कर रहे हैं, छूट गए हैं, तो उनके नाम आसानी से जुड़ सकते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके तहत ये जो नाम है इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल किया जा सकेगा और ईसी द्वारा जो 11 डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं उसमें एक और डॉक्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बढ़ाया जाएगा और वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड के द्वारा भी लोग अपने जो वोटर लिस्ट में नाम है उसको वैलिडेट कर पाएंगे, उसको वेरीफाई कर पाएंगे और ईसी इसको स्वीकार करेगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बीएलओ के पास अगर बीएलए ऑब्जेक्शन लेके फॉर्म लेकर आते हैं तो उसकी रसीद भी उन्हें दी जाएगी। एक ऐसी सुनवाई के दौरान ईसी ने यह कहा कि ये जो पार्टियां हैं इन्होंने अब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया है और यहाँ आकर ये हल्ला मचा रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताया और ये कहा कि कितनी पार्टियां हैं, यहाँ कितने वकील हैं जो पार्टी की तरफ से हैं। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी और सिब्बल खड़े हो गए और निजाम पाशा भी खड़े हो गए कि हम हैं। सिंघवी ने कहा कि मैं 7 पार्टियों की तरफ से हूँ, सिब्बल ने कहा कि मैं एक पार्टी की तरफ से हूँ, निजाम पाशा ने कहा कि मैं एआईएमआईएम की तरफ से हूँ। जिस पर ईसी का जवाब ये था कि सिब्बल जो है वो पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि पार्टी के एक सांसद की तरफ से है और वही हाल सिंघवी का है। यानी यहाँ पर जो पार्टियां डायरेक्टली इस पूरे के पूरे मुद्दे से संबंधित है वो तो नहीं आई हैं, उनके कुछ सांसद आ गए हैं, कुछ या फिर अब्दुल्ला टाइप के लोग आ गए हैं। जो पुरानी कहावत है ना कि बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो ऐसे अब्दुल्ला दीवाने वहां बहुत खड़े हो गए हैं, चाहे एडीआर हो, चाहे प्रशांत भूषण हो, चाहे फिर योगेंद्र यादव जैसे लोग हों। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ गया है कि इस पूरे मामले में विपक्ष ये सब ड्रामा कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब एक और बड़ा आदेश विपक्ष को दे दिया है कि जो भी पार्टियां बिहार के चुनाव में हैं, यानी वो 12 पार्टियां जिनमें कुछ राष्ट्रीय हैं, कुछ राज्य स्तरीय पार्टियां हैं, वो सभी उनको नोटिस जारी कर दिया गया है और अब उनको हलफनामा दाखिल करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में।
हलफनामा दाखिल करने से राहुल गांधी इसीलिए डर रहे थे, लेकिन अब पार्टियों की तरफ से तो हलफनामे जाएंगे और हलफनामे का मतलब ये है कि पार्टियां जो जवाब सुप्रीम कोर्ट में देंगी उसको हलफनामे के तरह ही देखा जाएगा। अगर उसमें कुछ भी गलत होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, वो उसके लिए लायबल होंगे। राहुल गांधी भी इसीलिए हलफनामा नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो दावे किए थे, जो हल्ला किया था वोट चोरी का, जो एटम बम फोड़ने का बात की थी, उस एटम बम में उन्होंने जो यूरेनियम समझकर रॉ मटेरियल लाए थे, वो रॉ मटेरियल यूरेनियम की जगह कुछ और निकला। आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, यूरिया का नाम दे सकते हैं या कुछ और भी नाम दे सकते हैं। और जिस व्यक्ति ने वो सप्लाई किया था उसने माफी मांग ली कि ये यूरेनियम नहीं है, यानी कि जो तथ्य दिए गए थे, जो आंकड़े दिए गए थे वो झूठे हैं और मैं माफी मांगता हूं। वो व्यक्ति तो बच गया, अब राहुल गांधी के बचने की संभावना कम है, इसीलिए राहुल गांधी एफिडेविट नहीं दे रहे हैं। हालांकि उस व्यक्ति यानी कि सीएसडीएल के जो वो व्यक्ति था, वो संजय कुमार, उसके खिलाफ एफआईआर भी हो गई है और कार्रवाई शुरू हो गई है। वही राहुल गांधी के खिलाफ भी हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी ने एक संवैधानिक संस्था को झूठे दस्तावेजों के आधार पर न केवल बदनाम करने की कोशिश की है, उसको अपमानित करने की कोशिश की है और उसके द्वारा पूरे देश में भ्रम फैलाने की कोशिश की है, जो एक बड़ा अपराध बनता है। और इसमें अगर एक धारा लगाई जाती है तो 3 साल की सजा है, और अगर दूसरी वाली धारा लगा दी जाए तो फिर 7 साल तक की सजा हो सकती है। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी की न सांसदी बचेगी और न वो विपक्ष के नेता का पद, जिसके ऊपर वो फूले नहीं समा रहे हैं और अपने आप को भारत का सबसे बड़ा नेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप को शैडो प्राइम मिनिस्टर मान चुके हैं। लेकिन अगर इस मामले में वो फंसते हैं और सजा होती है तो वो उनकी सांसदी भी जाएगी, नेता प्रतिपक्ष का पद भी जाएगा और 6 साल तक वो चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। यानी कि वो जो सपना देख रहे हैं इस देश का प्रधानमंत्री होने का, और अब जब उन्हें लग रहा है कि वो हकीकत में प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, तो वो शैडो प्रधानमंत्री बनके पूरे देश में अपना एक दावा करते हुए डंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं और चुनाव आयोग को भी बदनाम कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब उन्हें एफिडेविट देने की नौबत आ रही है। हो सकता है कि वो माफी मांग ले, वो ऐसा कर चुके हैं। जब उन्हें लगता है कि वो जेल जा सकते हैं या उनका बचना मुश्किल है तो माफी भी वो मांग लेते हैं। हालांकि दावे तो ये करते हैं कि मैं गांधी हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, लेकिन अभी जो उनकी स्थिति है उसके पीछे अगर कोई सबसे ज्यादा उनके ऊपर संरक्षक बनकर बैठा है तो वो है भारत के सीजेआई बी.आर. गवई। क्योंकि अगर पिछली बार बी.आर. गवई साहब ने उनको 2 साल की सजा वाले केस से बचाया नहीं होता तो न तो राहुल गांधी इस समय सांसद होते, न चुनाव लड़े होते और ना ही नेता प्रतिपक्ष हो सकते थे। राहुल गांधी को, उनकी पूरी टीम को पता है कि इस बार अगर उन्होंने एफिडेविट दे दिया, उनके खिलाफ केस हो गया तो वो हार भी जाएंगे, क्योंकि ये तो सोशल मीडिया और वीडियो फुटेज के माध्यम से है। अब दूसरा कानून बदल चुका है, एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, जिसमें तमाम चीजों को साबित करने के लिए ज्यादा सहूलियतें हैं। तो इस वजह से राहुल गांधी तो एफिडेविट नहीं दे रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब पार्टियों को जरूर मजबूर कर दिया है कि उन्हें अब एफिडेविट देना पड़ेगा, उन्होंने जो दावे किए थे उसको सत्यापित करना पड़ेगा। सीधे तौर पर कहें तो ये बहुत बड़ी हार है विपक्षी पार्टियों के लिए। हालांकि तमाम जो विपंचकारी लोग हैं, जो इकोसिस्टम की तरफ से यूट्यूब पर या चैनलों में बात करते हैं, रवीश या अभिषाक टाइप के, वो इसे अभी भी जीत बता रहे हैं, जबकि हकीकत ये है ये सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन की ही जीत है। उनकी न तो एसआईआर रुकी है, न उस पर कोई स्टे हुआ है, न ही जो वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पहले पब्लिश हुआ और अब उसका फाइनल भी पब्लिश होगा, उसमें कोई स्टे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। अगली सुनवाई 8 सितंबर को होनी है। हालांकि उसमें बहुत कुछ नहीं होना है, पर ये एक बहुत बड़ी जीत है भारत सरकार की भी, इलेक्शन कमीशन की भी। और इलेक्शन कमीशन ने जो दावा किया था कि वो पूरे देश में एसआईआर चलाएंगे, उसका रास्ता लगभग साफ होता हुआ नजर आ रहा है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अपनी राय दीजिए और हमारे साथ जुड़िए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।